ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। डायरेक्ट टैक्सेशन की लेक्चर सीरीज में हम सीख रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। पिछले दो वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस देख ले। आज के वीडियो में हम रेसिडेंशियल स्टेटस का एक एडवांस लेवल के 3 क्वेश्चंस देखेंगे जो ज्यादातर मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी के हैं, कोई और मतलब बीकॉम बैफ छोड़ के भी हैं, अगर आपको ये टॉपिक है डायरेक्ट टैक्सेशन का तो सब लोग इसको देख सकते हैं, अपनी लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं या अपने सिलेबस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज के क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए और उसके इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर लीजिए और क्या क्या उसमें नई चीजें आती हैं आप लोग को थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के क्वेश्चंस थोड़ा 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन मैं एकदम डिटेल में सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना कैसा है। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके, मैं पढ़ लेता हूं आप लोग के लिए। मिस्टर कैनेडी अ सिटीजन ऑफ यूएसए। मिस्टर कैनेडी कहां का सिटीजन है? यूएसए का सिटीजन है। came to India for a first time on his appointment as a manager of Thomas Cook on 1st April 2022। तो मिस्टर कैनेडी जो है यूएस का सिटीजन है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई यूएस बाहर का सिटीजन इंडिया में आता है तो उसको रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है 182 डेज और मोर वाली है। दूसरी जो है उसमें 2 है एक साथ। या तो अगर 182 से प्रूफ नहीं हुआ तो हम लोग उसको 60 प्लस 365 से भी प्रूफ कर सकते हैं। पिछले साल में 60 डेज या उससे ज्यादा और क्या बोलते हैं, और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज होना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसको कौन सी कंडीशंस अप्लाई होगी। और ये भी याद रखना कि जैसा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग सोल्यूशन बनाते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसा करना है। तो पहले हम लोग पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे। ऑन 1st February 2023 ही वाज ट्रांसफर्ड टू सिंगापुर फॉर 3 years। 2023 को वो ट्रांसफर भी हो गया। कहां पे? सिंगापुर ट्रांसफर हो गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और वापस आया इंडिया में 2 February 2026 को एंड जॉइन द ओरिजिनल एमएस एज मैनेजर। बराबर है। सिंस देन ही इज इन इंडिया। उसके बाद से वो इंडिया में ही है। उसका हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का है 2026-27 के लिए। गिव योर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर। तो बराबर है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला काम आप लोग का रहेगा कि पहले आप लोग को वर्किंग आप लोग को बना ले। कौन सी ईयर की बनाने गए? रिलेवेंट टैक्स ईयर की आपको वर्किंग बना लेना है। पहला काम तो ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। क्या? रिलेवेंट टैक्स ईयर की आपको वर्किंग बनाना है। कैसे बनाना है पिछले वीडियोस में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं ताकि आप लोग को पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो जाए। तो चलिए, आपका रिलेवेंट टैक्स ईयर क्या है? 26-27। तो 26 स्टार्ट होता है आप लोग का अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है। और यहां पे खत्म हो जाएगा आप लोग का 2027। तो ये हो गया आप लोग का 26-27 का वर्किंग आपने बना लिया। अब इसमें देखना है आप लोग को कि कितने दिन वो इंडिया में रहा। ये आप लोग वर्किंग कर लेंगे पहले। ठीक है ना। तो पहला काम ये ध्यान रखना कि ये हर क्वेश्चन में बना लो और उसकी वर्किंग कर लो। तो अभी देखो कि वो इंडिया में 26-27, और याद रखना 2026 का जो ईयर है आप लोग का 26-27, ये जो ईयर है ये शुरू होता है 1 अप्रैल से, बराबर ना, और खत्म होगा 31 मार्च को। इसके बीच आप लोग को निकालना है। तो देखो वो 2 February 2026, मतलब इससे 2 महीना पहले, मतलब इसके पहले मार्च रहेगा, मार्च के पहले फेब रहेगा। तो 2026 में ही वो इंडिया में आ गया, मतलब वो 2026 फेब में आया। तो इसका मतलब 25-26 के ईयर में 26 वाले पार्ट में एंड में आ चुका है वो। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 26-27 चाहिए। तो 26-27 कहां से शुरू होगा आप लोग का? अप्रैल से शुरू होगा। अब वो पहले ही 2 महीना पहले ही इंडिया में आ चुका है। तो इसका मतलब अप्रैल में तो इंडिया में था ही वो, क्योंकि उसके बाद बोला है कि उसने 2 फैब से वो इंडिया में आ गया। उसके बाद सिंस देन ही इज इंडिया, उसके बाद इंडिया में ही रहा है वो। बराबर है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन क्या निकालेंगे? अप्रैल में तो वो 2 फैब को ही आ चुका है, 2 फैब 2026 को ही। तो अप्रैल में पूरे 30 दिन इंडिया में रहा वो, मई में पूरे 31 दिन रहा, जून में पूरे 30 दिन, जुलाई में पूरे 31 दिन, अगस्त में पूरे 31 दिन, सितंबर में पूरे 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28, लीप ईयर रहेगा तो 29 रहता है, और मार्च में 31। लीप ईयर कैसे निकालना है, 31, 30 कैसे निकालना है, वो सब पिछले वीडियो में हमने किए हैं। बराबर है। तो आप टोटल हम लोग देख लेंगे कितने दिन वो इंडिया में रहा। बराबर है। तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या ऑलमोस्ट पूरे साल ही तो रहा है वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 365 डेज।
बराबर ना, क्योंकि वो 2 फेब को पिछले साल ही, मतलब ये 2 फेब को ही 26 में स्टार्टिंग में आ चुका है वो, तो पिछले रिलेवेंट ईयर में तो पूरे 365 डेज इंडिया में रहा है वो, तो इसमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। तो ये आपने लिख लिए। अब 365 डेज आपका आ गया, तो इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं कि भाई जो रिलेवेंट टैक्स ईयर आपका 26-27 उससे उसमें तो वो 182 से ज्यादा हो गया है। तो याद रखना, अगर 182 आ गया तो सेकंड वाले लिखे कंडीशन पढ़ने की भी और पूछने की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों लिखेंगे, जब हम लोग पहले से प्रूफ कर ले रहे तो सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिए तो कोई बात नहीं। तो अभी हम पहले क्या लिखता हूं, मैंने आप लोग को बताया था, पहले मेरा काम रहता है ए लिखेंगे हम लोग, असर्टेनिंग, असर्टेन कर रहे मतलब पता कर रहे वेदर अ रेसिडेंट, हम लोग पता कर रहे हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। कौन? मिस्टर कैनेडी। तो ये पहला कंडीशन है। रेसिडेंट होने के बाद पता करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन पहले हम लोग रेसिडेंट के लिए कंडीशन करते हैं। उसके लिए 3 स्टेप है रेसिडेंट पता करने के। पहला स्टेप रहता है, हम लोग क्या करते हैं 3 स्टेप में करते हैं उसको। पहला स्टेप लिखते हैं उसकी बोलते हैं स्टेटस लिखते हैं उसका, तो मिस्टर लिखेंगे मिस्टर कैनेडी, अ सिटीजन ऑफ, कहां का सिटीजन है वो? सिटीजन ऑफ यूएसए। क्वेश्चन जो दिया वो लिखना है थोड़ा सा अपने हिसाब से। मिस्टर कैनेडी कहां का सिटीजन है? सिटीजन ऑफ यूएसए है, बराबर है। केम टू इंडिया फॉर जॉब, इंडिया वो अपने जॉब के लिए आया है, बराबर, तो लिख दिया। या फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसा आप लोगों को लिखना है उसलिए कोई इसमें टेंशन की बात नहीं रहती है। तो ये पहला हो गया उसका स्टेटस लिखना, जिसके बारे में भी क्वेश्चन दिया है। सेकंड में जब हम लोग लिखते हैं उसका रेसिडेंट, उसकी कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन से उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है हमारी? पिछले साल में, मतलब अपना पिछला मतलब रिलेवेंट टैक्स ईयर में वो 182 या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए। तो वो लिख लेते हम लोग। क्या लिखेंगे उसके लिए? ये फिक्स है, ये हमेशा याद रखना, ये लिखना ही रहता है हर क्वेश्चन में, और सेम रहता है, याद कर लो उसको। ही विल बी अ, लड़की रहेगी तो मतलब लेडी रहेगी तो शी लिखना है। ही विल बी अ रेसिडेंट, बराबर है। इफ, अगर वो रेसिडेंट होगा, अगर ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज इन 2000, इन मत लिखो, बिटवीन लिख दो, बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, मतलब आप लोग का रिलेवेंट टैक्स ईयर में, इस ईयर में वो तो पिछले 1 साल के अंदर 182 या उससे ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग रेसिडेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 182 से ज्यादा आ रहा है तो आप लोग सेकंड कंडीशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? वो है और, मतलब ये सेकंड का जो है ये ए है, और बी में कितनी है? 2 है, फर्स्ट और सेकंड। पहली वाली क्या है? ही स्टेज इन इंडिया फॉर 60 और मोर डेज इन, मतलब बिटवीन यही टाइम पे। और फिर दूसरी उसके साथ में है एंड, उसके बीच में क्या आएगा? उन लोग के बीच में एंड आएगा, बराबर है। अभी ये क्वेश्चन में लेकिन हम लोग को ये वाली कंडीशन की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है, तो हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे ही नहीं। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हमारा? कौन सी कंडीशन? सेकंड वाली कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट से ही प्रूफ हो जा रहा है। फर्स्ट से प्रूफ नहीं होगा तो फिर सेकंड आप लोग को लिखना है, और फिर लिखना पड़ेगा, फिर चेक भी करना पड़ेगा। अगर दोनों में नहीं आया तो फिर वो डायरेक्टली आप आंसर अपना कैलकुलेशन लिखेंगे और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। तो अभी ये पहला हमने लिख दिया, इसी से प्रूफ हो गया, तो हम लोग को इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो आप इसको सेकंड ए लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखो तो भी चलेगा। थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड क्या है? फर्स्ट में लिखिए उसका स्टेटस, सेकंड में लिखिए हमारी कंडीशन। अब सेकंड में कंडीशन कभी कभार 2 भी लिखना पड़ सकती है। 2 मतलब ए वाली और बी वाली, बी वाली में 2 साथ में, 60 और 365 वाली। हाँ, अब आते हैं थर्ड। थर्ड में क्या लिखना? हमारा एक्चुअल आंसर, मतलब क्या आया वो? ही स्टेज इन इंडिया फॉर 365 डेज। हमारा आंसर क्या आया था? कैलकुलेशन 365 डेज, बराबर ना।
इन 2026-27 या बिटवीन पूरा लिखना, बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027 पूरा लिख सकते हैं, बराबर है। यहां पे लिख देंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1, इसको वर्किंग नोट नंबर क्या डाल दो, 1 डाल दो कि 1 में आप लोगों ने इसको सॉल्व करे हैं। इतना क्लियर। अब इसके हिसाब से लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या आ गया, सिंपल सी बात है, उसने कंडीशन को पूरा कर लिया, तो लिख देंगे मिस्टर कैनेडी इज अ रेसिडेंट। मिस्टर कैनेडी रेसिडेंट है, ब्रैकेट में लिखेंगे एज ही satisfies कंडीशन 2A, इसको A बोलते हैं हम लोग, हाँ 2A, अच्छे से लिख देना, इसको लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए 2 ये A। तो ये तो प्रूफ हो गया कि क्या है, वो रेसिडेंट है। अगर वो नॉन रेसिडेंट होता था, मतलब अगर प्रूफ होता था, मतलब वो ऐसा होता कि वो यहाँ पे समझो एग्जांपल 165 आता था, तो नॉन रेसिडेंट आता था। नॉन रेसिडेंट हो गया तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रेसिडेंट हो गया तो आगे भी सॉल्व करना है हम लोग को, उसके आगे का स्टेप है। तो बी में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ascertaining whether a ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पता करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या बन जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बराबर है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट पता करने के लिए हम लोग के पास 2 कंडीशन है और दोनों हाँ बोलना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे स्टेप क्या था, पहले स्टेटस लिखे, फिर हमने कंडीशन लिखे, फिर हम लोग का कैलकुलेशन लिखे, ये 3 स्टेप है। लेकिन अभी यहाँ पे वापस से स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग, कंडीशन। मतलब उसमें क्या रहेगा, ये वाले स्टेप में डायरेक्टली ये सेकंड वाला स्टेप फर्स्ट रहेगा। मतलब क्या लिखना है हम लोग को, पहले स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है, डायरेक्टली कंडीशन लिखना है। अब लेकिन याद रखना कंडीशन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे फर्स्ट की A और फर्स्ट की B। तो पहली A क्या है वो हम लोग लिखते पहले, बराबर ना। तो पहले लिख लेते हैं, A नहीं लिखते, पहले लिखते हैं ही विल बी अ रेसिडेंट इफ, उसमें ए क्या है हम लोग वो लिखते हैं, बराबर है। क्या लिखे हैं, मिस्टर, तो मिस्टर मतलब डायरेक्टली ही लिखता हूं मैं, ही विल बी अ रेसिडेंट, he will be resident for at least 2 years out of 10 preceding tax years। बराबर है। क्या लिखे हमने, ही विल बी अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीजिंग, मतलब पिछले 10 सालों में, इसके पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल क्या होना चाहिए, वो रेसिडेंट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी क्या है, उसके बीच में एंड है। एंड मतलब ये ए वाली भी हाँ आना चाहिए, बी वाली भी हाँ आना चाहिए, दोनों में से एक भी ना आ गई तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सॉरी, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट नहीं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, he will be in India for 730 for at least, ऐसे यहाँ पे एटलीस्ट यूज करता हूँ, for at least 730 days between क्या, पिछले 7 साल, 7 साल मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2026, पिछले 7 सालों में
730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए। मतलब ये दो कंडीशन पूरा करेगा तभी वो क्या बनेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। दोनों में से एक भी नहीं पूरा करा तो क्या बन जाएगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। रेसिडेंट तो रहेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है ना। अब दोनों कंडीशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर हमारे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर है। अब इसके पिछले साल जाने का है, मतलब ये 26-27 है तो क्या रहेगा पिछला, 25-26, इसके एक पीछे इसके एक पीछे, बराबर है। फिर क्या रहेगा, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17। ये देखो 10 साल का मैंने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल, ये 10 साल हो गए, बराबर है। 10 सालों में 2 साल क्या आना चाहिए, वो रेसिडेंट आना चाहिए, 2, उससे ज्यादा है तो एटलीस्ट 2 बोला, मतलब कम से कम 2 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा। तो ये पहली वाली है। दूसरे में क्या बोला है, 730 डेज और मोर होना चाहिए कितने सालों में, 7 सालों में। 7 सालों मतलब यहां से लेके यहां तक, बराबर ना, क्लियर है क्या। तो ये ध्यान देने का। अब हम लोग उसका कैलकुलेशन लिखते हैं कि कौन से साल में क्या क्या है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को सेकंड में क्या लिखना था, एक्चुअल में कैलकुलेशन लिखना था। फिर कैलकुलेशन लिखने के बाद हम लोग हमारा कंक्लूजन देंगे कि भाई वो प्रूफ मतलब बोलता ना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कंडीशन कर रहा होगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं करेगा तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अब हम लोग को कैलकुलेशन देखना है। अब क्या लिखा जा रहा है, देखो वो पहली बार जब इंडिया में आया था, कब आया था, देखो 1 Feb 2023 को आया था वो, बराबर ना, नहीं 1 Feb नहीं, सॉरी 1 अप्रैल लिखा है, देखो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर ऑन थॉमस कुक ऑन 1 अप्रैल 2022। पहली बार 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल का 2022 देखेंगे हम लोग तो अप्रैल यहां से शुरू होता है, ये सब अप्रैल वाले हैं, ये सब मार्च वाले हैं, मतलब यहाँ पे अप्रैल से रहेगा और यहां तक पहुंचेंगे हम लोग, मार्च तक पहुंचेंगे। तो 1 अप्रैल 2022 को इंडिया में आ गया था, लिखा है देखो, बराबर है। तो इसका मतलब ये साल में इंडिया में आ गया था वो 1 अप्रैल 2022 को, मतलब अप्रैल के इसमें देख सकते हैं। इसी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसको 22-23 समझ लो, मतलब ये वाला ईयर समझ लो ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। अब देखो 1 अप्रैल से लेके वो कब तक था, 1 Feb 2023 तक, मतलब अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, बराबर ना। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अप्रैल के पूरे 30 दिन, फिर मई पूरा आता है आप लोग का 307 डेज, बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे आप लोग को 307 डेज, बराबर ना। देख लो ना, ये इसको समझ लो 22-23 समझ लो, क्योंकि वही 22-23 में 1 अप्रैल को ही आ गया था वो, तो 1 अप्रैल को आ गया, मतलब 2022 यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल, और मार्च यहाँ तक रहेगा, लेकिन मार्च से पहले ही चले गया वो, 1 Feb को चले गया है। तो लगभग खाली पूरा मार्च एंड में 23 के एंड में, जो मतलब ये वाले मार्च नहीं रहा वो और फेब भी रहा, फेब में सिर्फ 1 दिन रहा है। तो आप लोग का एक्चुअल देखेंगे तो पूरा ये जो होता है 365 डेज होता है, बराबर है। और उसमें से ये 2 महीने नहीं रहा वो, तो 2 महीने नहीं रहा, मतलब ये 31 और वो 27, तो 31 + 27 होता है 58। तो माइनस कर लो आप लोग उसमें से, किस में से, आप लोग का 365 में से, वैसे भी निकाल सकते हो, बराबर ना। तो टोटल क्या था, 365 होता है आपका ये ईयर, 365 होता है। उसमें से ये लास्ट के 2 महीने नहीं रहा ना, क्योंकि देखो ना फेब को चले गया वो, तो ये 31 दिन और इसके 1 दिन है वो, तो मतलब 27 दिन। तो दोनों 58 निकाल के उसमें से माइनस करो तो भी आंसर आ जाएगा, एक एक करके जरूरत नहीं, जैसे समझता हो वैसा करो। तो ये आ गया 30, बराबर है। फिर आगे क्या बोला है, ही वॉज ट्रांसफर टू सिंगापुर फॉर 3 साल तक सिंगापुर में रहा, और कब आया वो, 2 Feb 2026 को, बराबर है। तो 2026 में आया, बराबर है। कब आया है, 2 Feb, यहां नहीं आ, क्योंकि यहां से तो मतलब जो मतलब प्रीवियस ईयर था, मतलब सॉरी रिलेवेंट टैक्स ईयर, वो हम लोग का अप्रैल से शुरू होता है, फेब यहां पे रहेगा, क्योंकि जैन फेब मार्च, इधर क्या रहता है अप्रैल तो दिसंबर रहता है, यहां पे क्या रहता है जैन फेब मार्च होता है। तो फेब को आ गया वो, कितनी फेब को आ गया वो, 2 Feb को। तो फेब का खाली 1 दिन नहीं था वो, बराबर है। तो फेब का 1 दिन नहीं था, मतलब लगभग फेब के 27 दिन इंडिया में था, बराबर ना, वो क्लियर है क्या। और फिर उसके बाद वो इंडिया में ही रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। तो मार्च पूरा इंडिया में था वो, तो मार्च पूरा 31 दिन होता है, तो दोनों मिला के हो जाता है 58। तो 58 डेज 3 2 5, हाँ 58 डेज वो ये ईयर में रहा है।
बस, बाकी ये ईयर में नहीं, ये ईयर में नहीं। उससे पहले तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, तो यहाँ पे तो सब जीरो है, बराबर है। तो वो इधर रेसिडेंट प्रूफ हुआ 1 साल में, बाकी सब ईयर में क्या है, वो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि उसका जो कंडीशन है 182 वाली या 60+60 वाली पूरी हो रही नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 ही साल रेसिडेंट हुआ। और पिछले 7 साल अगर देखेंगे आप लोग, यहां से लेके यहां तक, तो इसमें भी वो आपको 365 ही आएगा टोटल 7 सालों का, क्योंकि देखो ये 58 और ये तो 60, तो उधर भी कितना चाहिए आपको, 730 चाहिए। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग दोनों चेक करेंगे तो भी चलेगा, और अगर एक चेक करेंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेकंड में क्या लिखेंगे, आप लोग आपका आंसर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ही इज अ रेसिडेंट फॉर ओनली 1 ईयर, वो 1 साल के लिए रेसिडेंट है, बराबर ना। तो जब पहली ही पूरी नहीं कर रहा है वो, तो सेकंड भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर ना। सो ही डज नॉट सेटिस्फाई लिख देंगे, ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, बराबर है, फर्स्ट कंडीशन। सो no need to check second condition। सेकेंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक भी ना होगा तो वो क्या हो जाएगा, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, बराबर ना। तो हम लोग क्लास में लिख देंगे हमारा कंक्लूजन, मिस्टर Kennedy is a resident but not ordinary resident। मिस्टर कैनेडी रेसिडेंट तो है, लेकिन क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन में क्या करता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन करना है, तीनों थोड़े अलग अलग तरीके के लिया मैंने, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन एक चीज अलग है, वो मुझे आप लोग को समझाना है, क्योंकि जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके दिमाग में क्या होती चीजें बैठती जाएगी। खाली आप लोग के लिए बोलते ना, पिछला क्वेश्चन मैंने एकदम डिटेल में कराया ताकि आप लोग को अप्रोच समझ में आए। तो पहला काम क्या था हम लोग का, क्वेश्चन पढ़ना। तो मिस्टर जेवियर आ यूके नेशनल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, यूके का सिटीजन है। इंडिया में पहली बार कब आया है, 15 अप्रैल 2022 को, 15 अप्रैल 2022 को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, he was in India for 120 days। मतलब उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, 90 डेज, 30 डेज, 3 डेज, 200 डेज, 65 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब एक के बाद एक। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 26, 27। तो पहला काम क्या रहता है हम लोग का, ये वर्किंग बनाना और चेक करना कि जो हमारा 26, 27 है उस टाइम में वो कितने दिन इंडिया में रहा है, बराबर ना। तो पहला काम हम लोग का ये होता है। तो मैंने वर्किंग बना दिया। अब देखते हैं हम लोग इसमें चेक करते हैं वो पहली बार इंडिया में कब आया है, 15 अप्रैल 2022। लास्ट में लेकिन लिखा है, देखो जरा कि 26, 27 में वो कितने दिन इंडिया में रहा है, 65 डेज। देखो ना स्टार्टिंग से दिया हुआ है कि 22, 23 में कितने दिन है, वो 120 लाइन से, मतलब जो पहला दिया है वो पहला। तो 22, 23 में कितना डेज है, 190 डेज है, बराबर है। 23, 24 नेक्स्ट है, तो उसमें कितना डेज बोला है, 90 डेज। पहला 190 नहीं है, 120 है, 120 डेज फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में 90 डेज 23, 24 में। 24, 25 में कितना डे बोला है, 3 डे, ओनली 3 डेज, तो 3 डेज। फिर 25, 26 में कितना बोला है, वो 200 डेज, बराबर है। और लास्ट में क्या है, 26, 27, उसमें कितना बोला है, 65 डेज। देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये वाले में डायरेक्टली दिया हुआ आंसर कितना दिया है, 65 डेज।
तो पिछले साल का हम लोग को डायरेक्टली दिया, तो इतना खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, एकदम फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन करके हमने वर्किंग बना लिया हमारे। अब हम लोग पहले क्या लिखते हैं, स्टेटस लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं असरटेनिंग वेदर रेसिडेंट, पहले फाइंड आउट करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है, तो वो लिख दिया मैंने। फिर फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी कंडीशन, सॉरी उसका स्टेटस लिखते हैं। स्टेटस देखेंगे तो क्या है, मिस्टर जेवियर, तो लिख देंगे मिस्टर जेवियर is a Mr. Xavier is a UK national, UK का सिटीजन है, मतलब came to India for first time, बराबर ना, came to India for visit, ऐसा कुछ बताया नहीं कि जॉब के लिए आया, काहे के लिए आया, तो विजिट भी लिख सकते हैं आप लोग, बराबर है। तो अगर कोई पार्सन इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली वाली जो क्या है 182 और मोर डेज, तो हम लोग सेकंड में क्या लिखते हैं, हमारे कंडीशन लिखते हैं, तो लिख दिया मैंने ही विल बी अ रेसिडेंट ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज बिटवीन रिलेवेंट हमारा टैक्स ईयर में, मतलब 26-27, वो मैंने लिख दिया, बराबर है। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन देखे तो मालूम पड़ा कि वो 60, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली जा रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो हमने ये देखे, ये लिखे 65, तो मतलब ये फर्स्ट वाले से प्रूफ नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाले से प्रूफ नहीं हो रहा, सेकंड वाले से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी 3-4 जो कंडीशंस थी कि इंडियन ओरिजिन का रहे या क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, क्रू का, इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, तो वो सब कंडीशन हम लोग 60 डेज वाली चेक करते हैं, नहीं 60 प्लस 360 वाली चेक करते नहीं है, लेकिन बाकी सब में चेक कर सकते हैं ना। तो अगर 182 से प्रूफ नहीं हो रहा है, 182 और मोर से प्रूफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग 60 प्लस 365 से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो कंडीशन दूसरी लिखेंगे अब, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, और है, मतलब या तो ये पहली वाली से या तो दूसरी वाली। अब दूसरी वाली में दो है, बी का फर्स्ट और उसका सेकेंड, बराबर ना, उसमें दोनों आना चाहिए, मतलब दोनों में क्या रहेगा, एंड रहेगा, मतलब ये भी और वो भी। तो पहली क्या है, सेम ये जो पूरा आपने वो भी लिखे, ही स्टेज इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया फॉर 60 और मोर डेज, बराबर ना, बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, मतलब 26-27 में, मतलब पिछले साल में 60 से ज्यादा आना चाहिए। तो 60 से ज्यादा आ रहा है क्या, यस आ रहा है, बराबर ना। सेकंड वाला क्या है, एंड मतलब ये एक से प्रूफ होगा तो चल जाएगा, नहीं तो फिर ये दो से प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को, दोनों में यस आना चाहिए, बराबर है। तो अभी हम लोग सेकंड वाली लिखेंगे, इसके अंदर दो पार्ट है, बी में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, एंड ही स्टेज इन इंडिया फॉर 365 और मोर डेज बिटवीन, मतलब पिछले 4 सालों में। तो 4 साल मतलब कहां से आएगा आप लोग का, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहीं खत्म होता है, तो ये यहीं तक आएगा। एक मिनट, ये आपका यहां तक 4 साल हो गए, तो ये क्या आएगा, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2026, यहां से लेके यहां तक ये 4 साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो लिख दिया मैंने। पिछले साल में मतलब जो हम लोग का रिलेवेंट टैक्स ईयर है उसके अंदर 60 से ज्यादा आना चाहिए, और साथ में पिछले 4 सालों में रिलेवेंट टैक्स ईयर के पिछले 4 में प्रीसीडिंग ईयर्स में कितना आना चाहिए, वो 365 या ज्यादा आना चाहिए, बराबर है। अब हम लोग को 60 वाला तो प्रूफ हो गया, 180 वाला नहीं हुआ, 182 वाला नहीं हुआ, तो हम लोग किस पे आ रहे हैं, 60 पे आ रहे हैं, तो 60 से प्रूफ हो गया क्योंकि 65 है हमारे पास। और लास्ट में क्या लिखे हमने, एक मिनट, ये मैंने मिटाया नहीं था, आगे फिर क्या है 365 डेज। अब 365 डेज के लिए हम लोग को ये 4 साल करना पड़ेगा। अब ये चारों साल का अगर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये 200, 320, 410, 413, 413 आ रहा है, और हम लोग कितना चाहिए 365, मतलब हम लोग उसको 60 प्लस 365 से प्रूफ कर पा रहे हैं कि वो क्या है, रेसिडेंट है। 182 और मोर से नहीं प्रूफ हो पाया, लेकिन 60 प्लस 365 से प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे स्टेज इंडिया फॉर 65 डेज इन 26-27, बराबर ना।
एंड दो चीजें ना इसमें, एक तो पिछले साल का हम लोग को निकालने का, रेलेवेंट टैक्स ईयर निकालने का, और उसके प्रीसीडिंग 4 साल को निकालने का। एंड 413 डेज इन, क्योंकि थर्ड वाले में हम लोग क्या लिखते हैं, उसका कैलकुलेशन लिखते हैं। तो कैलकुलेशन कितना आया, इसका 65 है और इसका कितना है 430, वो लिखे हम लोग, देखो। एंड 430 डेज इन नहीं लिखेंगे हम लोग, उससे अच्छा बिटवीन लिख देते, बराबर ना। बिटवीन 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2026, ये 4 सालों में 413 दिन आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर मिस्टर जेवियर इज अ रेसिडेंट। प्रूफ हो गया कि मिस्टर जेवियर क्या है, रेसिडेंट। और लिख देंगे एज ही satisfies कंडीशन 2B। कंडीशन 2B पूरा कर रहा है ये वाला, ये पूरी कंडीशन को पूरी कर ले रहा है, बराबर ना, बराबर है। तो ये हम लोगों ने लिख दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग, प्रूफ हो गया कि मिस्टर जेवियर क्या है, रेसिडेंट है कंडीशन 2B से। अब चेक करना रहता है वो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारा सिचुएशन है। तो लिख दिया हमने असर्टेनिंग वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं पता करने के लिए उसमें कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पिछले 10 सालों में, रिलेवेंट टैक्स ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, उससे प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में कितने रहना चाहिए, 10 साल में कम से कम 2 साल क्या होना चाहिए, वो रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, 182 वाली भी चलती है और 60 प्लस 365 भी चलती है। हाँ, तो वो देखना है हम लोग को। और फिर पिछले 7 सालों में 730 दिन 73 डेज और मोर, उससे ज्यादा होना चाहिए, दोनों ऐसा आना चाहिए। तो ये मैंने कंडीशन लिख लिया टाइम बचाने के लिए। पिछला क्वेश्चन को ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, मतलब जो लिखा था मैंने, ठीक है। आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा। अब लिखेंगे हम लोग हमारा कैलकुलेशन, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग स्टेटस लिखते हैं, यहाँ पे स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। डायरेक्टली हम लोग सेकंड में क्या लिखते हैं, सेकंड मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, थर्ड मतलब यहाँ पे थर्ड था, यहाँ पे क्या है सेकंड है। सेकंड में क्या लिखते हैं हम लोग, हमारा कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन लिखते हैं हम लोग, देखते हैं कितना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ही साल में रेसिडेंट आ रहा है, इधर 182 आ रहा है, बराबर है। तो ये रेसिडेंट आ रहे हैं, बाकी किसी में रेसिडेंट नहीं आ रहा। बोलेंगे सर इसमें भी आ सकता है 60 वाला है, 60 वाला है, लेकिन 60 के साथ में पिछले 4 साल में कितना होना चाहिए, पिछले साल में, इसके मतलब ये 60 यहाँ पे आ गया तो उसके पिछले साल था 1 2 3 4 साल, 4 साल में कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। सिर्फ कितना है, 120 है। इसमें भी 60 हो रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इंडिया में था ही नहीं। तो हम लोग के कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही। तो रेसिडेंट कितने आ रहा है, सिर्फ एक ही साल आ रहा है। और वैसे भी देखेंगे पिछले 7 सालों में, इसके पहले तो इंडिया में था ही नहीं, कभी आया ही नहीं है सब ईयर में, क्योंकि पहली बार इंडिया आया था वो। तो पिछले 7 सालों में 730 भी नहीं हो रहा है, मतलब ना तो फर्स्ट कंडीशन 35 ना तो 2 सेकंड, और दोनों में से एक भी नहीं होगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही बोलेंगे, बराबर ना। तो लिख देंगे ही इज अ रेसिडेंट फॉर ओनली 1 ईयर, एक ही साल में रेसिडेंट आ रहा है, क्योंकि यही ईयर में 182 वाले से प्रूफ हो रहा है, बाकी किसी में भी 182 वाला प्रूफ भी नहीं हो रहा है, और 60 प्लस 365 से भी प्रूफ हो रहा है। तो एक ही आया, he is a resident only for 1 year, so he does not satisfy first condition, so no need to check the second condition। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे, मिस्टर जेवियर इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एग्जाम में अगर आप लोग को सिंपल वाला देखना, सिंपल है, अगर पिछले 7 साल का देखेंगे तो 730 हो नहीं रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। ही इज अ रेसिडेंट, ही स्टेज इन इंडिया फॉर कितना दिन था वो, 413 ही आ रहा है, 4 days एंड ही डज नॉट satisfy सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सो नो नीड टू चेक फर्स्ट कंडीशन। जो आप लोग को इजी लगता है आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। दोनों कंडीशन चेक करना, दोनों चेक कर लो, दोनों में लिख लो कि पहले हिसाब से क्या रहेगा, सिर्फ 1 ईयर वो रेसिडेंट आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, सिर्फ वो 413 दिन आ रहा है, क्योंकि 7 सालों में 4 सालों में भी 413 है, 7 सालों में भी, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां तक देखोगे अगर आप लोग 7 साल, तो उसमें भी क्या रहेगा, वो 413 रहेगा, क्योंकि वही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा चाहिए, तो आप दोनों लिख लो।
तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, वो रेसिडेंट तो हो गया, लेकिन कौन सा रेसिडेंट हो गया, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर जोसेफ इज अ फ्रेंच सिटीजन नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन नहीं है, फ्रेंच का सिटीजन है। तो इसको हम हमारे पास दो कंडीशन है, 182 और मोर वाली और 60 प्लस 365 वाली, दोनों में से किसी एक से भी प्रूफ कर सकते हैं। सिंस फाइनेंशियल ईयर 2011-12, 2011-12 से बात करेंगे। ही विजिट इंडिया एवरी ईयर फॉर द मंथ ऑफ जून, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून फॉर 101 डेज। जून के महीने में आता है वो, और हर साल कितना रहता है वो, 101 दिन रहता है वो हर साल। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 26-27। तो हम लोग का पहला काम क्या रहता है कि हम लोग ये वर्किंग बना लेंगे, और क्या बता रहा है वो, डायरेक्टली बता रहा है कि हर साल कितना रहता है वो, 101 दिन रहता है, बराबर है 101 डेज। डायरेक्टली बता दिया है, कब आया कब गया उतना किच दिया ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। तो हम लोग पहले उसका लिख देंगे, असरटेनिंग वगैरह, पहले वर्किंग बना लिए, उसका लिख लिए, ये पहला पार्ट फर्स्ट वर्किंग, बराबर है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने यहाँ पे मिस्टर कंडीशन 2, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट नंबर नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ मेंशन करने का, यहाँ पे भी मेंशन करने का, वर्किंग नोट नंबर 2, या 2 में किया मैंने सॉल्व इसको, तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग को लिखना रहेगा। अब हम लोग एसर्टेन करेंगे रेसिडेंट है कि नहीं है, तो उसके स्टेटस लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे मिस्टर जोसेफ इज अ फ्रेंच सिटीजन, बराबर है, केम टू इंडिया फॉर विजिट एवरी ईयर, चलो एवरी ईयर लिख दो, बराबर है। आगे अब हम लोग कंडीशंस लिखेंगे। पहली कंडीशन कौन सी है, ही विल बी अ रेसिडेंट, ही विल स्टेज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। तो कितना आ रहा है, 101। तो मतलब फर्स्ट वाले से प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये फ्रेंच सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन भी देख सकते हैं। तो उसकी बी कंडीशन हम लोग की क्या रहेगी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और, सॉरी एंड नहीं और, दोनों में से कोई एक से प्रूफ कर सकते हैं। तो बी में फर्स्ट क्या है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 60 और मोर डेज, इन नहीं लिख दो, बिटवीन लिख दो, जैसा हमने पिछले में लिखे वैसे ही, बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। 26-27 में वो 60 दिन रहना चाहिए, और साथ में एक और कंडीशन पूरी होना चाहिए, एंड है। सेकंड क्या है उसके अंदर, ही स्टेज इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया फॉर 365 और मोर डेज, बराबर है, बिटवीन कितने सालों में, 4 सालों में, 4 सालों के लिए आएगा 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2026 आएगा। ये पिछला साल और ये पिछले उसके 4 साल, तो वो 4 सालों में 365 से ज्यादा आना चाहिए। अब हम लोग उसकी वर्किंग कर लेंगे। इसमें कितना दिन है, 101, इसमें भी कितना है 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 101, इसमें भी 101, 101, 101, 101, क्योंकि हर साल वो आता है और 101 दिन रह के भाग जाता है, बराबर ना। तो अजब नमूना है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। फिर अपने को क्या करना है, अपने को कंडीशन दिया है, अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग लिखेंगे हमारा कैलकुलेशन, थर्ड पार्ट में कैलकुलेशन लिखते हैं, बराबर ना। तो थर्ड पार्ट में जब कैलकुलेशन लिखेंगे तो सब चीजें हम लोग हटा देते हैं कि हम लोग को सॉल्व करना रहता है, बराबर ना। तो देखो क्या लिखा है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर, पिछले साल कितने दिन आए वो, 101 दिन, बराबर ना, फॉर 101 डेज इन 2026-27, एंड पिछले 4 सालों में कितना आता है वो, अगर देखेंगे तो 404, एंड
404 days between 1st April 2022 to 31st March 2026। 22 से 26 के बीच में कितना आता है? 404 आएगा ना, देख लो। तो वो क्या कर रहा है? कंडीशन बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? वो रेसिडेंट हो गया। तो लिख देंगे मिस्टर जोसेफ, जोसेफ ही है ना? यस, इज अ रेसिडेंट। फर्स्ट वाली कंडीशन से नहीं प्रूफ हुआ, सेकंड वाली कंडीशन से प्रूफ हो गया, तो वो लिख देंगे हम लोग रेसिडेंट हो गया है, और ब्रैकेट में लिखेंगे एज ही सेटिस्फाइज कंडीशन 2B। सेकंड कंडीशन वो प्रूफ कर रहा है। अब जैसे ही वो प्रूफ हो जाएगा कि वो रेसिडेंट है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। लिख देंगे बी असरटेनिंग वेदर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये लिख दिए। फिर हम लोग को फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना था? कंडीशन लिखना है। ही विल बी अ रेसिडेंट इफ ही विल बी अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो पिछले 10 सालों में से कम 2 साल क्या होना चाहिए? वो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड साथ में और एक और कंडीशन है, ही विल बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 130, एक मिनट, एटलीस्ट थोड़ा उल्टा हो गया, एटलीस्ट 730 डेज बिटवीन 1st April 2019 टू 31st March 2026। तो इसके बीच में कम से कम वो 730 डेज, 2019 टू 31st March, तो इसमें के बीच में कितना? 730 डेज होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड में क्या लिखेंगे? हमारा वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग लिखेंगे, देखो पिछले 7 साल, तो 7 साल यहां तक होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा? 707, बराबर है। कितना आ रहा है? 707। तो हम लोग को ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। कौन सी वाली? सेकंड वाली। फर्स्ट वाली शायद पूरी हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर हम लोग देखेंगे तो ये साल में 182 नहीं आ रहा है, लेकिन 60 और पिछले 4 साल का कितना आ रहा है? 365 आ जा रहा है। तो इधर रेसिडेंट हो गया, इधर भी रेसिडेंट है, ऐसे बहुत सारी जगह पे रेसिडेंट आ जाएगा वो। तो रेसिडेंट बहुत जगह पे आ सकता है, लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन है, कितना वाली है? जो 730 वाली, वो प्रूफ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो 7 साल में कितना होना चाहिए? पिछले 7 सालों में कितना होना चाहिए? 730 या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम लोग का 707 ही आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, कौन सी वाली? 1 2 एटलीस्ट रेसिडेंट एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर, वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो ये साल में कितना आना चाहिए? 182 नहीं हो रहा है, लेकिन 60 वाले से हो रहा है। 60 और पिछले 4 साल में, ये 4 साल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 404। तो मतलब ये साल में क्या हो गया? वो रेसिडेंट हो गया। फिर जब ये साल का चेक करेंगे तो इधर भी 60 है, और उसके पिछले साल में कितना है? 404। तो ऐसा बहुत सारे सालों में क्या आएगा? वो रेसिडेंट आ जाएगा। लेकिन हम लोग, मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंपल तरीका करने का, पहले जो इजी है वो चेक कर लेने का। इसमें क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले साल 1 साल चेक करने का, फिर 60 दिन चेक करने का, फिर पिछले 4 फिर चेक करने का, फिर पिछले 4, ऐसा करते करते चेक करना, तो बहुत सारा वो रेसिडेंट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो सेकंड कंडीशन है 730 वाली, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाली चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे ही इज द, नहीं, यहां पे लिखेंगे ही स्टेज इन इंडिया, ऐसा लिखेंगे ही स्टेज इन इंडिया फॉर 707 डेज, बराबर ना। सो ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, नहीं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? वो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई भी एक इजी वाली चेक कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन, सो नो नीड टू चेक। तो हम लोग को फर्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही आना चाहिए। तो जो इजी पड़ा हम लोग को 730 वाला, वो इजी पड़ गया। हाँ 730 वाला हो जाता था, फिर फर्स्ट वाली चेक करना पड़ती थी, फिर पता करना पड़ता कितने साल रेसिडेंट है वो, इधर भी आता है, क्योंकि 2011 तक है वो। एक्चुअल में ना हर ईयर में रेसिडेंट ही आएगा वो, 10 के 10 में आएगा वो, क्योंकि इसके आगे भी वो 4 साल, मतलब 2011-12 से वो आ रहे हैं, तो 60 + 65 हर साल आएगा उसका। 4 साल पीछे जाओगे तो होते आएगा, बराबर है ना। तो इसलिए उन्होंने पहला सिंपल वाला कर लिया कि भाई 730 तो हो ही नहीं रहा ना सेकंड वाला, तो डायरेक्टली उससे प्रूफ कर दिया कि भाई वो क्या है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो लिख देंगे कंक्लूजन, मिस्टर जोसेफ इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी
रेसिडेंट। तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन, थोड़े एडवांस लेवल के, सारी कंडीशन इसमें कवर है, बोलते ना 60 182 वाली, 60+ से 65 वाली, फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो 10 साल में 2 साल होना चाहिए और पिछले 7 सालों में 730 डेज होना चाहिए, सारी कंडीशन इसमें क्या हो गई हमारी कवर हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। खाली हमेशा याद रखना, हम लोग को ये निकालना रहता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहता है, वो पॉइंट दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में और 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े और एडवांस लेवल के रहेंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर नहीं फिनिश होगा, टॉपिक फिनिश होगा, फिर इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो वो करेंगे, 1-2 वीडियो लगेंगे उसके लिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली इनकम फ्रॉम सैलरी। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, क्योंकि जब चैनल पे कंटिन्यूसली मैं नए नए वीडियोस लेटेस्ट बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पुराने वीडियोस या आप लोग के लिए डेडिकेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बोलते ना, ऐसा नहीं कि मतलब क्लासरूम में बैठे हैं और बच्चे खाली रिकॉर्ड करके आप लोग को डाल दिया मैंने, डेडिकेटली आप लोग के लिए, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरी कोशिश है कि एकदम बेसिक से आप लोग को समझाऊं। अगर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जो आपको नहीं समझती हैं, आप कमेंट में या मेरे ऐप पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।